नमस्कार दोस्तों, बीएसएम बोर्ड क्लासेस में आज हम केमिस्ट्री में 11th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर का हमारा नाम रहेगा रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट या फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखें तो आज हम इसमें सीखेंगे सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान और अणु द्रव्यमान के बारे में कि भाई परमाणु द्रव्यमान और अणु द्रव्यमान कहते किसे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम किसी परमाणु की बात करें तो परमाणु या एटम हम कहेंगे कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ परम प्लस अणु, यानी परम यानी स्मॉलेस्ट या सबसे छोटा। तो किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है जिसको फर्दर आइडेंटिकल स्पीशीज में डिवाइड नहीं कर सकते, उसी के ही समान अन्य छोटे छोटे कणों में डिवाइड नहीं कर सकते, हम उसे कहते हैं परमाणु। और सबसे पहले ये जो शब्द दिया था वो शब्द दिया था साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने। ठीक है, तो जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग हम कहेंगे परमाणु किसी भी दिए गए सब्सटेंस का सबसे छोटा फंडामेंटल पार्टिकल होता है। तो अगर हम परमाणु की बात करें तो परमाणु के बारे में हमने उसके एटॉमिक मॉडल डिस्कस किए हुए हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में, जहां पर हमने सीखा कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग कोई भी परमाणु जो होता है उसके सेंटर में सबसे पहले पाया जाता है नाभिक, जो उसका 100% मास यानी 100% द्रव्यमान को कैरी करने का काम करेगा। साथ ही उसके सेंटर के चारों तरफ एक पेरिफेरी में, जो कि आर रेडियस का सर्कुलर पाथ होता है, आर रेडियस का वृत्ताकार पथ है, उस आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये जो नाभिक है इसमें हमारे दो तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। पहला पॉजिटिव पार्टिकल्स जिनको अपन बोल देते हैं प्रोटॉन, जिन पर धनावेश होता है, और दूसरा हमारे न्यूट्रल पार्टिकल या उदासीन कण जिन पर चार्ज कितना 0 होता है, उनको अपन कहेंगे न्यूट्रॉन। तो कुल मिलाकर परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण है। और नील्स बोर की परमाणु संकल्पना के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो परमाणु के केंद्र में होता है नाभिक, जिसमें परमाणु का 100% मास 100% द्रव्यमान पाया जाता है, और उसमें दो तरह के पार्टिकल होते हैं। धनावेशित कणों को हम कहेंगे प्रोटॉन और उदासीन कणों को हम कह देते हैं न्यूट्रॉन। वहीं जो ऋणावेशित कण हैं जिन पर ऋणावेश पाया जाता है, ऐसे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो आर रेडियस के पथ पर चक्कर लगाते हैं और वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए इन ऋणावेशित कणों को हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन। तो तीन तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स हम लोग कहेंगे कि परमाणु में हो सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जहां परमाणु का 100% मास किनकी वजह से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। ऐसा क्यों, तो कंसिडर करें। देखो, अगर हम किसी परमाणु में प्रेजेंट एक प्रोटॉन का मास देखें तो इस प्रोटॉन का मास होता है 1.64 इंटू 10⁻⁻27 kg से। अगर अपन इसको ग्राम में कंसिडर करें तो 1 किलो में हम जानते हैं 10⁻³ ग्राम हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1.64 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम न्यूट्रॉन का मास देखें तो न्यूट्रॉन का मास हो जाता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ध्यान दें, 10⁻⁻27 kg यानी लगभग इक्वल मास होता है। और उसमें भी अगर अपन देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में से न्यूट्रॉन का मास कंपैरेटिवली प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन इलेक्ट्रॉन का मास कंसिडर करें तो इलेक्ट्रॉन का मास हमारा होता है 9.1 10⁻31 kg। देखें, यहाँ 10⁻27 और यहाँ 10⁻31। तो 10⁻31 जो होता है वो 10⁻27 की बजाय एक छोटा नंबर है। और यहीं से हम कह सकते हैं कि अगर हम एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास की तुलना में इलेक्ट्रॉन के मास को देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। कितना, तो लगभग हम कहें कि यदि इलेक्ट्रॉन का मास एक यूनिट या एक इकाई कंसिडर करें तो उसके मुकाबले प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास 1840 टाइम्स यानी 1840 गुना तक हो सकता है। अब इतने बड़े मास डिफरेंस के लिए हम इलेक्ट्रॉन का मास लगभग नेग्लिजिबल कर देते हैं या उसको नगण्य मान लेते हैं, और जब भी हम परमाणु का द्रव्यमान कंसीडर करते हैं तो क्या करेंगे, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कंसीडर करेंगे। ठीक, तो हमने कहा कि परमाणु, उसमें हमारे तीन तरह के फंडामेंटल पार्टिकल, तो तीन तरह के फंडामेंटल पार्टिकल में आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिनका द्रव्यमान लगभग समान होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
इनकी तुलना में बहुत कम, कितना, लगभग 2000 गुना तक कम हो जाता है। तो जब भी हम परमाणु का द्रव्यमान कंसीडर करेंगे तो मास के रूप में हम केवल और केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का टोटल सम कर देंगे, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, ये पाए जाते हैं आपके परमाणु के सेंटर में यानी नाभिक में, न्यूक्लियस में। इसीलिए जब भी हम परमाणु का मास कंसीडर करते हैं तो केवल और केवल न्यूक्लियस का मास कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस परमाणु भार को डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास में हमने पढ़ा है कि आवर्त सारणी में बहुत सारे एलिमेंट, आज की तारीख में हम लोग अराउंड 118 एलिमेंट्स या 118 तत्वों के बारे में बात कर चुके हैं। उनमें से हम एक एलिमेंट जिसको अपन बोलते हैं कार्बन, जो परमाणु आवर्त सारणी में छठे नंबर पर आता है, उसका एक आइसोटॉप, एक समस्थानिक हम लेते हैं जिसको अपन बोलते हैं कार्बन 12। अब ये जो कार्बन 12 आइसोटॉप है, इसका मास 12 यानी 12 AMU कंसीडर किया हुआ है। अगर हम इसका 1/12वां भाग ले लें तो इसका 1/12 भाग यानी ये हो जाएगा 1 AMU। तो जब भी हम किसी दिए गए परमाणु, अणु या स्पीशीज को वेट की टर्म में डिफाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन 12 आइसोटॉप का 1/12 भाग से उसकी तुलना कर देंगे और ये 1/12 भाग करते ही क्या आ जाएगा, 1 AMU यूनिट हो जाएगी। तो हम एक के कितने मल्टीपल में है उसको हम किसी स्पीशीज के परमाणु भार या अणु भार की टर्म में कैलकुलेट कर देंगे। तो देखो डेफिनेशन में भी हमने कहा किसी परमाणु का भार कार्बन 12, कार्बन 12 क्या है, इस कार्बन का समस्थानिक होता है। कार्बन 12 के भार का 1/12वां भाग 1/12 टाइम्स यानी 1/12 टाइम्स अगर हो जाता है, से कितना गुना है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो जितना टाइम उससे मल्टीप्लाई में हो जाएगा वही उस परमाणु का भार कहलाता। अगर हम इस परमाणु भार के मात्रक को कंसीडर करें तो परमाणु भार का मात्रक हो जाता है AMU, या इसको अपन U से भी डिनोट करते हैं, जहां AMU क्या, ये आपका होता है एटॉमिक मास यूनिट, या इसको आप परमाणु द्रव्यमान इकाई भी कहते हैं, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान इकाई भी अपन इसको कहेंगे। तो जब भी हम किसी परमाणु का भार रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो जनरली भार को हमने रिप्रेजेंट किया था ग्राम किलोग्राम में, लेकिन परमाणु का भार किलोग्राम और ग्राम के लिए बहुत छोटा होता है। जैसा कि हमने देखा कि भाई प्रोटॉन का भार जो है वो 10⁻⁻27 kg का है। तो अब इतनी छोटे मास को अपन किलोग्राम में रिप्रेजेंट करें वो थोड़ा सा और हो जाएगा, इसलिए हम परमाणु के भार को एक स्मॉलर यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं और वो छोटी यूनिट क्या हो जाती है, 1 AMU। तो किसी भी परमाणु के भार को हम रिप्रेजेंट करेंगे AMU या U में, ठीक है। जहां 1 AMU कितना, ये एक प्रोटॉन के मास के लगभग इक्वल हो जाएगा, कितना, 1.66056 10⁻⁻24 ग्राम, जो आपके एक प्रोटॉन का मास है, मास ऑफ अ प्रोटॉन, ठीक है, उसको अपन कह देंगे 1 AMU। चले, इसी तरह से अब ये तो बात हुई हमारे परमाणु भार की। अगर हमें औसत परमाणु भार निकालना है तो देखो औसत टर्म कब काम में लेते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास में एक जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, विराट कोहली की अगर अपन बात करें, तो अगर वो क्रिकेट खिलाड़ी अपनी बहुत सारी पारियां खेलता है, जैसे हम कहें 3 मैचों की वनडे सीरीज चल रही है और 3 मैचों की वनडे सीरीज में उन्होंने टोटल कितने रन बनाए, तो दैट टोटल नंबर ऑफ रन जो वो बना रहे हैं, कुल रन जिन्होंने स्कोर किए डिवाइडेड बाई कितनी पारियां वो खेलते हैं, अगर अपन उसको इससे डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमें इसका क्या मिल जाएगा, विराट कोहली का उस पर्टिकुलर सीरीज का औसत। इसी तरीके से अगर हम परमाणु द्रव्यमान का औसत निकालें तो जैसे हमने कहा कि कार्बन हमारे पास में परमाणु है, इसके एक से ज्यादा आइसोटॉप या समस्थानिक हमारे पास में अवेलेबल हैं। तो कार्बन का पहला आइसोटॉप, कार्बन के दूसरा आइसोटॉप, कार्बन के तीसरे आइसोटॉप, इन तीनों आइसोटॉप्स का कुल एबंडेंस कितना है, इनका कुल भार कितना है डिवाइडेड बाय इनकी परसेंटेज क्या है, इनकी एबंडेंस क्या है, उससे अगर अपन निकालें तो हम उसके औसत परमाणु द्रव्यमान को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हम लोग कंसीडर करें एक बार, तो यदि किसी परमाणु के एक से अधिक समस्थानिक हैं, समस्थानिक यानी सम प्लस स्थान जिनका आवर्त सारणी में स्थान समान हो, तो यदि किसी परमाणु के एक से अधिक समस्थानिक हैं और सभी समस्थानिकों के भार का अगर हम औसत निकालें तो उस औसत को अपन औसत परमाणु भार कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कंसीडर करें, हमने कहा कार्बन के 3 समस्थानिक हमारे पास में होते हैं, तो पहला समस्थानिक हम लोगों ने ले लिया, मान लीजिए कार्बन 12, इसका एबंडेंस यानी ये कितनी मात्रा में पाया जाता है कि कुल कार्बन का 98.892% आपका होता है कार्बन 12, जिसका
मास कितना, तो 12U या 12 AMU होता है। इसी तरीके से कार्बन का दूसरा आइसोटॉप जिसको अपन कहें कार्बन 13, इसका एबंडेंस कितना, तो यह मात्र 1.108% पाया जाएगा, जिसका भार अगर अपन देखें तो ये हो जाता है 13.0035U। और कार्बन का तीसरा आइसोटॉप कार्बन 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोटॉप है। आपने पढ़ा होगा कि जो प्राचीन पुरातत्व विभाग में जो अवशेष हमें मिलते हैं कि कभी खुदाई में हमें कोई प्राचीन चीज मिल गई, तो हमारे वैज्ञानिक जो होते हैं उसकी एवरेज आयु निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कितना पुराना है, कोई 1000 साल पुराना, कोई लाख साल पुराना। तो उसके लिए जिस आइसोटॉप का उपयोग किया जाता है उसको अपन बोलते हैं कार्बन 14, और इस मेथड को अपन बोलते हैं रेडियो डिटेक्टिव टेक्निक की हेल्प से अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन 14 जो इसका रेडियो सक्रिय आइसोटॉप है उसका परसेंटेज हमारे पास में है 2 × 10⁻⁻10, यानी सबसे कम मात्रा में उपस्थित है इन तीनों में, और इसका वेट हमारे पास में होता है 14.0037। तो यहाँ पर हमारे पास में कहेंगे कार्बन के 3 आइसोटॉप प्रेजेंट हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। उनकी परसेंटेज में मात्रा दे रखी है, उन तीनों का भार दे रखा है। तो अब हम इसका भार कैसे निकालेंगे, हम कार्बन 12 की जो एबंडेंस है उसको कार्बन 12 के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से कार्बन 13 और कार्बन 14 इन तीनों को मल्टीप्लाई करके टोटल जो इनकी एबंडेंस है यानी 100% है उससे अपन इसको डिवाइड कर देंगे। देखें तो एवरेज एटॉमिक मास कार्बन 12 के लिए हमने कहा 0. इसका क्वांटिटी थी 98.892%, तो जो परसेंट था उसको अपन ने सॉल्व करने के लिए क्या कर दिया, डिवाइडेड बाई 100। तो जैसे ही हम डिवाइडेड बाई 100 करेंगे हमारे पास हो जाएगा 0.98892 इंटू 12U इसका एटॉमिक मास हो गया। अगर हम कार्बन 13 के लिए कंसीडर करें तो ये 1.108% था, तो हमने इसको लिख दिया 0.01108 इंटू 13.00335U। और अगर कार्बन 14 के लिए देखें तो यह 2 × 10⁻10% था, तो हमने इसको कहा 2 × 10⁻12 मल्टीप्लाई बाई 14.00317U। और यहाँ से अगर अपन इसका एवरेज मास निकालें तो ये हमारे पास में हो जाएगा 12.011 AMU, या आप इसको U भी कंसिडर करते हैं। तो ये कार्बन के 3 आइसोटॉप्स का टोटल जो हमने निकाला है उसका एवरेज है, तो इसको अपन कहेंगे एवरेज एटॉमिक मास या औसत परमाणु द्रव्यमान। चल नेक्स्ट, इसी तरह से देखो एक छोटी सी टर्म और देखें, आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो कोई भी जो हमारा अणु है, अणु का मतलब जिसमें एक से अधिक परमाणु हमारे पास में हो और उनका एक निश्चित रेशियो हो, जैसे अपन वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें एक से अधिक तरीके के एटम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास में है, जिनका रेशियो फिक्स है, दैट 2:1। अगर अब मिलेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हमेशा H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कोई भी जो अणु हमें दिया हुआ है उस अणु में कितने एटम प्रेजेंट हैं और एक एटम का वेट, और ऐसे ही सभी एटम के जो वेट हैं उनका ओवरऑल अगर अपन सम निकालेंगे तो वह उसका आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। जैसे अगर अपन वाटर के लिए कंसीडर करें तो यहाँ पर हमारे पास में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हाइड्रोजन एटम का वेट कितना, 1 AMU, और ऐसे ही 1 और 1 ऑक्सीजन एटम का वेट कितना हो जाएगा, 16 AMU। अगर दोनों का अपन सम करें तो 18 AMU, यह हमारे लिए वाटर मॉलिक्यूल का अणुभार हो जाएगा। मात्रक इसका वही रहेगा, AMU में अपन इसको कंसीडर करेंगे। तो डेफिनेशन भी चेक कर लें, किसी भी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के भार का जो कुल योग है, टोटल है, वो आपका मोलर मास या उसका अणुभार कहलाता है। ठीक है, एक एग्जांपल से अपन इसको कंसीडर करें। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा जिसको अपन बोलते हैं, सोडियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल और हाइड्रोजन नॉन मेटल, यानी कितने 3 तरह के एलिमेंट हमारे पास में प्रेजेंट हैं। तो अगर हम इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, कहेंगे क्या कि सोडियम का एटॉमिक वेट प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना, दैट 23 AMU। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास में हो जाएगा 16 AMU और हाइड्रोजन के लिए हमारे पास में हो जाएगा 1 AMU। ओवरऑल तीनों का सम करें तो 40 AMU। AMU यानी परमाणु भार इकाई, जो हमारे अणु की या परमाणुओं के भार को रिप्रेजेंट करने का यूनिट है। तो ओवरऑल कितना, 40 AMU हमारा इसका अणुभार हो जाएगा। अब अगर हम इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये तो चलो एक अणु का भार है, अगर हम इसके 1 मोल ले लें, 1 मोल में कितना, तो हम लोगों ने कंसीडर किया था कि 1 मोल क्वांटिटी का मतलब उसका Na पार्टिकल्स या Na यूनिट होता है। ठीक है,
जहां Na को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एवोगाड्रो नंबर से, दैट इज 6.02 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। तो अभी हमने कितना, केवल एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट कंसिडर किया, कितना, 40 AMU। तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल पार्टिकल ले लें, 1 मोल यूनिट ले लें, यानी 6.02 10 की पावर 23 मोल इनवर्स यूनिट ले लें और उनका हम ओवरऑल वेट निकालें, तो उनका ओवरऑल वेट क्या कहलाएगा, मोलर मास या मोलर अणुभार कहलाता है। और कितना हो जाएगा, वहां हमें क्या करना है, देखो वैल्यू तो यही रहेगी, 40 ही रहेगी, लेकिन AMU की जगह हम इसको लिख देंगे यूनिट में ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, बस इतना सा ही करेक्शन हमें करना होगा। तो 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास अगर 1 मोल क्वांटिटी का कहें तो ये कितना हो जाएगा, 40 ग्राम मोल इनवर्स। यहाँ ध्यान रखने वाली दो बातें जो हमें सीखनी होगी कि अगर एक ही अणु का द्रव्यमान पूछेगा तो हम यूनिट कंसिडर करेंगे AMU, लेकिन 1 मोल यूनिट का अगर वेट पूछ ले तो हम कहेंगे ग्राम मोल इनवर्स, यानी 1 मोल इकाई का भार, और उसको हमेशा हम ग्राम में कंसिडर करते हैं, किलोग्राम या और किसी यूनिट में अपन कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखिए वैल्यू तो हमारी सेम है, बस यूनिट में हमारे चेंज हो गया, AMU से कितना हो गया, ग्राम मोल इनवर्स हो जाता है। नेक्स्ट, अब देखिए इसी में एक छोटा सा टर्म, हमें अगर किसी दिए गए यौगिक का मूलानुपाती सूत्र या रेसिप्रोकल फॉर्मूला निकालना है, तो सबसे पहले अपन चेक करें कि मूलानुपाती सूत्र होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपको कोई एलिमेंट जो है, बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर एक कंपाउंड बना हुआ है, तो उस कंपाउंड में आपके जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, जैसे A, B और C, अब ये जो एलिमेंट है इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात कितना है, उनके सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात के रूप में अगर अपन इसको रिप्रेजेंट करें तो ये आपका रेसिप्रोकल फॉर्मूला या मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। देखो एग्जांपल के लिए अपन चेक करें, जैसे मान लीजिए हम एक यौगिक का नाम ले लें जिसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो ये हो जाता है आपका C6H12O6। ठीक है, तो कितने एलिमेंट, 1, 2 और 3, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट हमारे प्रेजेंट हैं जिनकी संख्या कितनी है, 6, 12 और 6। तो अगर हम इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालें, सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात निकालें, यानी सभी को अपन 6 से डिवाइड कर दें, तो कितना हो जाएगा, दैट 1, 2 और 1, ये इसका हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र। यानी कोई भी जो आपको यौगिक दिया गया है उस यौगिक में उपस्थित जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों की मात्राओं का सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र या रेसिप्रोकल फॉर्मूला कहलाता है। ग्लूकोज के लिए कितना, CH2। अब ये जरूरी नहीं है कि सर ग्लूकोज के लिए CH2 है तो केवल ग्लूकोज के लिए ही होगा, हो सकता है कोई ग्लूकोज के जैसा ही दूसरा कंपाउंड भी हो, उसके लिए भी ये रेसिप्रोकल फॉर्मूला CH2O आ जाए। ठीक है, तो दो यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र समान हो सकता है, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। याद क्या रखना है कि जो भी उसमें एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सभी का हमें सिंपलेस्ट रेशियो, सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात लेना है, फ्रैक्शन में नहीं लेना है, आप डेसिमल में नहीं ले सकते हैं, आप 0.1 या 2 ऐसा भी नहीं लेना है, हमें हमेशा पूर्ण संख्या अनुपात लेना है, दैट 1:2:1 क्या कहलाएगा, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। नेक्स्ट टर्म अगर अपन देखें इसी तरह से अणुसूत्र क्या होता है, तो कोई भी जो यौगिक हमें दिया गया है, जैसे हमने ग्लूकोज की ही बात करी, तो उस ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उनके कितने एलिमेंट प्रेजेंट थे, तो 6, 12, 6 रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यह इसका अणुसूत्र कहलाता है। ठीक है, तो यौगिक में उपस्थित जितने भी एलिमेंट हैं उनका एग्जैक्ट नोटेशन, जितने भी मात्रा में वो उपस्थित हैं उनका एग्जैक्ट नोटेशन क्या कहलाएगा, अणुसूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। एग्जांपल अपन ग्लूकोज का कंसीडर करें तो ये कितना हो जाएगा, C6H12O6, यानी हम लोग इसको देख लें, ये हमारे 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन एटम। इसी तरह से अगर अपन वाटर के लिए देखें तो H2O यानी 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम। आप किसी का भी एग्जांपल कंसीडर कर लें, जैसे ऑक्जेलिक एसिड अगर अपन देखें क्या होता है, C2H2O4, तो ये इसका क्या हो जाएगा, अणुसूत्र कहलाता है। किसी भी दिए गए यौगिक में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं सभी एलिमेंट का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन की भाई उनकी कितनी संख्या उपस्थित है, 2, 2, 4, 5, 6 जो भी है वो उसका अणुसूत्र कहलाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देके देखो इन टॉपिक से हमारे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो
क्वेश्चन है हमारे पास में, एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी हमें दे रखी है 4.07%, कार्बन की क्वांटिटी हमें दे रखी है 24.27% और क्लोरीन की क्वांटिटी दे रखी है 71.65%। इसका मोलर द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 98.96 ग्राम। मोलर द्रव्यमान का मतलब एक मोल जो हमारा यौगिक है उसका अणुभार हमें दे दिया, एक मोल मात्रा का भार दे दिया। हमें इसका मूलानुपाती सूत्र यानी रेसिप्रोकल फार्मूला और आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला कंसीडर करना है। तो यहाँ पर हमें दो बातें इस क्वेश्चन में निकालनी है। पहला, हमें इसके लिए रेसिप्रोकल फार्मूला निकालना है और दूसरा, हमें इसका आणविक सूत्र या अणु सूत्र हमें ज्ञात करना है, जहाँ पर हमें इन यौगिक में उपस्थित एलिमेंट की परसेंटेज में क्वांटिटी दे रखी है हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन की। साथ ही हमें क्या दिया हुआ है, मोलर मास यानी कि एक मोल यौगिक का भार हमें दे रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चंस को अपन कुछ छोटे छोटे स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा हमारे पास में तीन एलिमेंट प्रेजेंट हैं, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक क्लोरीन, जिनकी परसेंटेज में हमें क्वांटिटी दे रखी है रिस्पेक्टिवली। ये किस में मात्रा है, परसेंटेज में मात्रा, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये सारी के सारा डेटा हमारा क्या है, गिवन है, दिया गया है। हाइड्रोजन कितना 4.07%, कार्बन कितना 24.27% और क्लोरीन हमारा हो जाएगा 71.65%। अब हम इसको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले स्टेप में हमने मान लिया कि हमारे यौगिक का कुल भार कितना है, 100 ग्राम है। 100 क्यों मान लिया, क्योंकि 100 पे परसेंटेज कैलकुलेट करना अपना आसान होता है। तो अगर यौगिक का कुल भार 100 ग्राम है तो हम ईच एलिमेंट का वेट निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 4.07 ग्राम, कार्बन के लिए हो जाएगा 24.27 ग्राम और क्लोरीन के लिए हो जाएगा 71.65 ग्राम। हमने तीन एटम के लिए अलग अलग उनका वेट कंसीडर कर लिया, यौगिक में उनकी मात्रा कितनी होगी अगर यौगिक का कुल भार 100 ग्राम है। अब हम इनके स्टेप नंबर 2, जिसमें हम नंबर ऑफ मोल कंसीडर करें, तो मोल कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने कहा था मोल निकालने के लिए वेट इन ग्राम जो होता है उसमें अपन किसी दिए गए परमाणु के परमाणु भार या अणु के अणु भार का भाग लगा देते हैं। जिसके हमें मोल निकालने उसी के भार का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें जैसे हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन ये परमाणु है, इनके परमाणुओं के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो इनकी ग्राम में मात्रा हमें गिवन है। हम इसकी मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, इनके एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट का अपन इससे डिवाइड कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, हमने इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लिए 4.07 ग्राम डिवाइडेड बाई 1। कार्बन के लिए हमने निकाल लिया 24.27 डिवाइडेड बाई कार्बन का वेट कितना है 12 और क्लोरीन के लिए हमने निकाल लिया 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5, ये अपने क्लोरीन का वेट होता है 35.5। अगर हम इनके नंबर ऑफ मोल निकालें तो रिस्पेक्टिवली लमसम में अगर अपन देखें तो इसके मोल आ जाएंगे 4, इसके हो जाएंगे हमारे पास में 2 मोल और यहाँ क्लोरीन के लिए हमारे पास में मोल आ जाएंगे 2। ठीक है, तो हमने पहले स्टेप में यौगिक के कुल भार के रिस्पेक्ट में इनकी ग्राम में मात्रा कंसीडर कर ली। सेकंड स्टेप में हमने अलग अलग एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर कर लिए। थर्ड स्टेप में देखिए हम यहाँ पर करेंगे जो भी हमारे नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, कितने आए थे हमारे पास में, हाइड्रोजन के 4 मोल, कार्बन के 2 मोल और क्लोरीन के 2 मोल। थर्ड स्टेप में हम इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो यानी सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात निकालेंगे। ये पूर्ण संख्या में ही होगा, ये हाफ इंटीजर में या फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो हम इसका सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात कैलकुलेट करेंगे। कैसे देखेंगे, तो जो हमें हाइड्रोजन दिया हुआ है, जो कार्बन है, जो क्लोरीन है, जितने भी एलिमेंट हमें दिए गए हैं, इन सभी एलिमेंट में जो आपका स्मॉलेस्ट डिजिट है उस स्मॉलेस्ट डिजिट्स में को हम इन सभी में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट हमारे पास में 2 मोल है कार्बन और क्लोरीन के लिए, तो हम सभी में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास हो गया 4 मोल डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 2 मोल डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर भी हमारे पास हो जाएगा 2 मोल डिवाइडेड बाई 2। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमारे पास में निकलेगा दैट हाइड्रोजन के लिए 2, कार्बन के लिए 1 और क्लोरीन के लिए 1, दैट इज 2:1:1। तो इसका रेसिप्रोकल फार्मूला हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या, हाइड्रोजन के लिए 2, कार्बन के लिए 1 और क्लोरीन के लिए 1, यानी यही जो सरलतम अनुपात आएगा वो हमारा रेसिप्रोकल फार्मूला या मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। कितना, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन का देखिए 1, हाइड्रोजन के लिए कंसीडर करें 2 और क्लोरीन के लिए कंसीडर करें तो 1, तो C1H2Cl1 ये हमारा इसका हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र। तो ये हमारे क्वेश्चन का पहला स्टेप था, हमें उसका मूलानुपाती सूत्र निकालना था। सेकेंड स्टेप में अब हमें इसका अणुभार या अणुसूत्र भी कंसीडर करना है। तो हम क्या करें, जो भी हमारे पास में मूलानुपाती सूत्र आया यानी C1H2Cl1, हम
मूलानुपाती जो सूत्र आया उसमें प्रेजेंट एलिमेंट के वेट को ऐड कर ले। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र निकालें। कार्बन कितना 1 और उसका वेट कितना 12। हाइड्रोजन के लिए हम कहेंगे क्वांटिटी 2 और इसका वेट हो जाएगा 1। और क्लोरीन के लिए हमारे पास में हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 35.5। ठीक है, ओवरऑल अगर अपन देखें तो हमारे पास में इसकी क्वांटिटी हो जाएगी कितनी 49.5 ग्राम मोल इनवर्स। ये हमारे क्या आ गया, इसका मूलानुपाती सूत्र बाहर आ जाएगा। यानी जो हमने मूलानुपाती सूत्र निकाला है C1H2Cl1, उस मूलानुपाती सूत्र का क्या आ गया, ये ओवरऑल सम हमारे पास में आ जाएगा 49.5 ग्राम मोल इनवर्स। अब फॉर्मूले में या क्वेश्चन में हमें गिवन है इसका मोलर मास या अणुभार कितना 99.6 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो अब हमें अगर इसका अणुसूत्र निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे, देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स यानी मूलानुपाती सूत्र में जो इकाइयां हैं उनकी कितनी संख्या होगी उसको निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ यूनिट n इज इक्वल्स टू जो हमारा मोलर मास है या अणुभार है उसमें अपन मूलानुपाती सूत्र भार से डिवाइड कर देंगे। तो अणुभार हमें दिया हुआ है 98.96 ग्राम और मूलानुपाती सूत्र भार ये हमें दिया गया है 49.5 जो हमने अभी कैलकुलेट किया था। दोनों को अपन डिवाइड करें तो हमारे पास में आ जाएगा 2, यानी नंबर ऑफ यूनिट कितनी हो गई 2। यहाँ से अगर हम अणुसूत्र कंसीडर करें तो अणुसूत्र हो जाएगा C1H2Cl1 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवरऑल C2H4Cl2। ये जो हमारे क्वेश्चन में हमें कंपाउंड दिया गया था उसका अणुसूत्र हो जाएगा। तो देखें मूलानुपाती सूत्र हमने निकाले थे, 3 सरल स्टेप थे। सबसे पहले हमने जो परसेंटेज में वेट दिया गया था उससे हमने वेट इन ग्राम निकाल लिया। सेकंड स्टेप में हमने उसके नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। फिर नंबर ऑफ मोल में जो स्मॉलेस्ट नंबर आया उससे हमने सभी को डिवाइड कर दिया और हमारे पास में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में मूलानुपाती सूत्र आ गया। फिर हमने फोर्थ स्टेप में मूलानुपाती सूत्र से अणुसूत्र निकालना है, तो फोर्थ स्टेप में हमने मूलानुपाती सूत्र में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है सभी के भार को सम कर लिया यानी मूलानुपाती सूत्र भार आ गया। और फिफ्थ स्टेप में हमने नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए क्या किया, अणुभार में मूलानुपाती सूत्र भार से डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखिए तो एक क्वेश्चन जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज में दिया हुआ है उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें कहता है एक वेल्डिंग ईंधन गैस, यानी इसमें हमें गैस का नाम नहीं दिया है कि गैस कौन सी है और उसका फॉर्मूला भी हमें नहीं पता है। तो एक वेल्डिंग ईंधन गैस में केवल ध्यान दें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है, इनके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है। यानी कितने, 2 एलिमेंट का मिलकर बना हुआ कंपाउंड है। इसमें एक कार्बन है दूसरा हाइड्रोजन है। इसके नमूने की कुछ मात्रा ऑक्सीजन से जलाने पर, अब ये जो हमारा कंपाउंड है उसको अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपन उसको जला रहे हैं और जलाने पर हमें क्या मिलता है 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.690 ग्राम जल H2O हमें प्राप्त होते हैं और इनके अलावा कोई साइड प्रोडक्ट या कोई और उत्पाद नहीं बनता। ठीक है, तो जो भी बना है कार्बन से CO2 और हाइड्रोजन से जल हमें प्राप्त हो जाता है, इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई साइड प्रोडक्ट हमें नहीं बनता। सेकंड इंफॉर्मेशन इसने हमें दी, इस गैस के 10 लीटर का भार एनटीपी पर कितना है 11.69 ग्राम है। एनटीपी पर हमें 10 लीटर वॉल्यूम का भार दे रखा है और हमसे कहता है कि आप इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करें, सेकंड इसका अणुभार ज्ञात करें और थर्ड आप इसका अणुसूत्र ज्ञात करें। यानी 3 चीजें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी होंगी, पहला मूलानुपाती सूत्र, दूसरा अणुभार और तीसरा अणुसूत्र। देखिए किस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक बार फिर से चेक कर लें। हमें कार्बन और हाइड्रोजन दिया है, उनके अलावा कुछ भी नहीं दिया। कार्बन और हाइड्रोजन को जलाने पर CO2 और वाटर की मात्रा हमें कितनी बनती है वो बता दिया, किसी तरह का कोई साइड प्रोडक्ट नहीं है। हमें 10 लीटर का वेट, हमें वेट दे रखा है 10 लीटर का एनटीपी पर 11.69 ग्राम और हमसे 3 चीजें पूछी गई हैं, मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र और अणुभार। देखिए सबसे पहले अपन मूलानुपाती सूत्र निकालना शुरू करें। तो जो हमें दिया गया है उस जानकारी को हम काम में लें। हमें दिया गया है कि भाई एलिमेंट जो है वो 2 तरह के, कंपाउंड जो है वो 2 तरह के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। यौगिक में 2 तरह के तत्व उपस्थित हैं, एक तो है कार्बन, एक है हाइड्रोजन। तो हमने मान लिया कि जो हमारा कंपाउंड या जो हमारा यौगिक है उस यौगिक का फॉर्मूला हो गया CXHY, यानी कार्बन के कितने X यूनिट और हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने Y यूनिट मिलकर के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसको हमने कहा CXHY, कंपाउंड यानी यौगिक।
जो हमारा यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर अपन इसकी अभिक्रिया करवाएं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करने से क्या बन जाएगा कि सर ये जो CXHY है, इसको अगर अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो कार्बन से तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कितने थे यहाँ, अब रासायनिक अभिक्रिया में देखें तो x यूनिट थी, तो यहाँ पर हमें x मोल कार्बन डाइऑक्साइड के मिल गए, प्लस हाइड्रोजन कितने थे यहाँ, y यूनिट थी, तो यहाँ पे हमें y/2 मोल जल के प्राप्त हो गए। और इनकी क्वांटिटी कितनी है, 3.38 ग्राम और 0.690 ग्राम। यहाँ पर हमें और कोई साइड प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर हम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम याद रखें, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जितना द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले है उतना ही द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद भी रहेगा। जैसे अगर हम कहें कि भाई अभिक्रिया शुरू होने पर इनकी कुल मात्रा 10 ग्राम है, तो अभिक्रिया खत्म होने के बाद भी जो हमें टोटल प्रोडक्ट मिलेगा उसका टोटल वेट हमेशा 10 ग्राम रहेगा, ना तो वो 10 से कम होकर के 9 ग्राम रह जाएगा और ना ही वो 10 से ज्यादा होकर के 11 ग्राम रह जाएगा। टोटल मास हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जो हमारा मास कंजर्वेशन का फॉर्मूला है या मास कंजर्वेशन का जो लॉ है उसको यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। कैसे, तो देखो हमें 3.38 ग्राम 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है ये तो हमने एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ले लिया, वायुमंडलीय ऑक्सीजन जिसकी उपस्थिति में हमें जलाया गया है। तो इसका जो कार्बन एलिमेंट है वो कार्बन एलिमेंट किससे आता है, ये कार्बन एलिमेंट उस कंपाउंड का है जो हम वेल्डिंग में फ्यूल गैस के रूप में काम में ले रहे हैं। वेल्डिंग ईंधन में हम लोग गैस को काम में ले रहे हैं। तो कार्बन किससे आया, ये कार्बन हमारा आएगा इस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से। ऐसे ही इस जल का जो हाइड्रोजन है उसका कंट्रीब्यूशन भी क्या होता है कि भाई ये हाइड्रोकार्बन वाला कंपाउंड है, इसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो चलें सॉल्व करें। अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन यानी द्रव्यमान संरक्षण का जो हमारा नियम है, अगर अपन इसको कंसिडर करें तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हम क्या कह सकते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड अगर अपन इसका मोलर मास निकालें तो कितने, इसमें एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम हमारे पास में है। एक कार्बन का वेट हो जाएगा 12 और 2 ऑक्सीजन का वेट हो जाएगा 2 × 16, यानी ओवरऑल अगर अपन देखें तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का वेट होता है। तो इस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन का वेट कितना है, 12 ग्राम है, केवल 12 ग्राम। रिमेनिंग 32 ग्राम किसका वेट है, ऑक्सीजन का वेट है। तो हमने लिखा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है, 12 ग्राम। तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 44 ग्राम हम यूनिट पर निकाल रहे हैं। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा मिली थी, तो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की हमें मात्रा मिली थी। तो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 0.92 ग्राम हो जाएगी। यहाँ पर हमने क्या किया कि उस जो हमारा CXHY वाला मॉलिक्यूलर कंपाउंड था उस कंपाउंड में कार्बन की मात्रा हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी, 0.92 ग्राम। इसी तरह से अगर अपन वाटर के लिए भी कैलकुलेट करें तो वाटर में हमारे पास क्या था कि 0.690 ग्राम वाटर हमें मिला था, उसमें हम हाइड्रोजन की मात्रा भी इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या रहेगा, देखो 0.690 ग्राम हाइड्रोजन, इसमें 0.690 ग्राम वाटर, इसमें हमारे पास में कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, तो हम कहेंगे दैट 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 0.690 ग्राम। जैसे हमने यहाँ पर किया दैट 12 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 3.38, तो हमारे पास में हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 0.690 ग्राम। ओवरऑल मिलकर के ये हो जाएगा 0.076 ग्राम। तो देखो हमारे पास हाइड्रोकार्बन में उपस्थित कार्बन और हाइड्रोकार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन दोनों की मात्रा आ गई। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से जो हमारा मूलानुपाती सूत्र निकालने का पहला स्टेज था, हम सभी एलिमेंट की ग्राम में मात्रा निकाला करते थे, तो हमने यहाँ पर सभी एलिमेंट की ग्राम में मात्रा इस टेक्निक से निकाल ली। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की हेल्प की हमने यहाँ से क्या किया, कार्बन की मात्रा निकाल ली 0.92 ग्राम और हाइड्रोजन की मात्रा निकाल ली 0.076 ग्राम। ठीक है, अब हम इसके सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो हमने कहा 0.92 ग्राम डिवाइडेड बाई 12 इसका एटॉमिक वेट, और यहाँ पर क्या हो गया 0.076 डिवाइडेड बाई 1 यानी इसका एटॉमिक वेट। और दोनों के अगर अपन नंबर ऑफ मोल्स देखें तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए इक्वल, 0.076 और 0.076। थर्ड स्टेप में रेसिप्रोकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो यानी सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात निकालना है। उसके लिए दोनों में से जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है हम उसको डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों ही इक्वल है।
तो हम डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 1:1 हमें देखने को मिलेगा। तो देखो सरलतम अनुपात अगर अपन निकालें तो कितना हो गया, कार्बन के लिए 1 और हाइड्रोजन के लिए भी यहाँ पर आ गया 1। तो इसका रेसिप्रोकल फॉर्मूला या मूलानुपाती सूत्र अगर अपन देखें तो जो यौगिक हमें दिया हुआ है उसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा C1H1। ये हमारे पास में कंपाउंड का रेसिप्रोकल फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेप, तो मूलानुपाती सूत्र हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना होगा अणुभार। अणुभार निकालने के लिए देखो उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन प्रश्न में क्या दी है, एनटीपी पर 10 लीटर गैस का जो वेट है वो हमें दिया हुआ है 11.69 ग्राम। और मोल संकल्पना में हमने सीखा कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल का एनटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 10 लीटर का वेट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 22.4 लीटर का वेट कंसिडर कर लेंगे। और वो जो 22.4 लीटर का वेट है वही इसका क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा। भाई किसी भी दिए गए पदार्थ की 1 मोल मात्रा का भार उसका अणुभार है। तो हमने क्या किया, 10 लीटर गैस को वेट हमें दिया हुआ था, 22.4 लीटर गैस का वेट निकाल लेंगे और वही वेट उसका क्या हो जाएगा, मोलर मास या अणुभार हो जाता है। देखिए कंसिडर करें तो 10 लीटर का वेट हमें दिया हुआ है, 1 लीटर का वेट हमने निकाला, दैट 11.69 डिवाइडेड बाई 10 ग्राम। और फिर हमने इसको 22.4 लीटर से कंसिडर कर लिया, तो हमारे पास में हो गया दैट 11.69 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 22.4। और ये हमारा निकल के आ जाएगा इसका मोलर मास कितना हो गया, दैट मोलर मास हमारा हो जाता है 26.18 ग्राम मोल इनवर्स। ये 1 मोल उस हाइड्रोकार्बन गैस जो वेल्डिंग ईंधन में हमने काम में ली है उसका अणुभार हो गया कितना, 26.18 ग्राम मोल इनवर्स। तो देखो पहले हमने मूलानुपाती सूत्र या रेसिप्रोकल फॉर्मूला निकाला था, दूसरे नंबर पे हम इसका अणुभार निकाल चुके हैं, कितना आ गया 26.18 ग्राम मोल इनवर्स। बढ़े आगे, थर्ड स्टेप में हम इस क्वेश्चन के लिए अणुसूत्र जो हमें इसका निकालना होगा। अणुसूत्र कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे दैट अणुसूत्र इज इक्वल्स टू मूलानुपाती सूत्र जो होता है उसका n टाइम, मूलानुपाती सूत्र का n टाइम्स वो हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे n, जहां पर n आपके नंबर ऑफ यूनिट्स या इकाइयों की संख्या है। हम सबसे पहले कहेंगे इसका मोलर मास, जो अणुभार हम लोगों ने इसका निकाला है उसमें हम इसके मूलानुपाती सूत्र भार यानी रेसिप्रोकल फार्मूला वेट जो है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल फार्मूला हमारे पास में था C1H1, यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन 1 और उसकी नंबर कार्बन का जो एटॉमिक वेट है वो हो गया 12, प्लस ऐसे ही कितने हाइड्रोजन 1 और उसका वेट हो गया हमारे पास में 1, तो हमारे पास में आ जाएगा 13 यूनिट इस दिए गए कंपाउंड का मूलानुपाती सूत्र भार। अणुभार हम लोगों ने निकाला था दैट 26.18 और रेसिप्रोकल फार्मूला वेट से अपन इसको डिवाइड करेंगे 13, तो हमारे पास में हो जाएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी, 2 यूनिट्स निकल करके आ जाएंगी। तो यहाँ से अगर अपन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल फार्मूला C1H1 और इसका 2 टाइम्स यानी कि C2H2, और इसे अपन क्या कहते हैं, एसिटिलीन कह देते हैं। तो एसिटिलीन एक ऐसी गैस है जिसको अपन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के रूप में वेल्डिंग में उपयोग कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने अणुभार सीखा, औसत अणुभार सीखा, औसत परमाणु भार सीखा और साथ ही दिए गए क्वेश्चन में अपन मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र निकालना भी सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।